खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो ये आस्था ही है कि जैसे ही कोरोना लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू हुआ तो मंदिरों में भक्त उमड़ पड़े, लोग अपने अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंचे। ये आस्था ही है कि प्रदेश के मंदिरों में अच्छी खासी संख्या में चढ़ावा भी चढ़ता है। लेकिन इस चढ़ावे का होता क्या है, इसी को लेकर प्रबंध समिति का गठन किया जाता है और इसी कड़ी में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए प्रबंध समिति गठन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। देवस्थान आयोग के निर्देश के बाद विधिक राय ली जा रही है, जिसके बाद नोटिस के माध्यम से ट्रस्ट से जवाब मांगा जाएगा। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर प्रबंध समिति का गठन किया जा सकता है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ज्ञानदेव जी आपका। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। शुरुआत ज्ञानदेव जी आपसे ही करते हैं सर। अगर बात जब हस्तक्षेप की होती है मंदिरों में खास तौर से, और अगर हम मेहंदीपुर बालाजी की बात कर लें, इस मंदिर को लेकर प्रबंध समिति की बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि हस्तक्षेप होना चाहिए? तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? चलिए ज्ञानदेव जी का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। ज्योति जी, हस्तक्षेप जरूरी है, ये बेहद अहम सवाल इसलिए भी हो रहा है कि क्या जरूरी, आप इसे मानती हैं या नहीं मानती हैं कि सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, प्रबंध समिति का गठन होना चाहिए? हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के परिप्रेक्ष्य में। देखिए श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगी कि मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि महंत जी के जाने के बाद व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से, महंत जी जब थे तब तक ट्रस्ट बना हुआ था, उसके माध्यम से काम हो रहे थे, कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप भी नहीं था, बल्कि सरकार व्यवस्थाएं बनाने में अपनी एक सहयोगी की भूमिका जो है वो निभाती रही थी, हमेशा मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए, मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए। अब उनके बाद सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है, वो सिर्फ एक विधिक राय लेकर के, एक नोटिस देकर के सबकी राय और सहमति जानना चाहती है कि आगे की व्यवस्थाएं किस तरीके से मंदिर की सुचारू, क्योंकि देखिए प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि दर्शनार्थी वहां पहुंचे, उनको सुविधा मिल सके, वो अच्छे से दर्शन कर सके बिना किसी परेशानी के, और मंदिर के माध्यम से, मंदिर प्रशासन से जो सुविधाएं दर्शनार्थियों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए वो उन्हें समुचित रूप से उपलब्ध हो सके, और साथ ही साथ जो आस्था मंदिर में भक्तगण दिखाते हैं, चढ़ावे के रूप में जो राशि आती है उसका सदुपयोग हो सके, और वो सदुपयोग उन्हीं दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के काम में आ सके, या मंदिर के विकास के लिए, या कुछ जन उपयोगी काम जो मंदिर के माध्यम से होते हैं उनसे हो सके। तो सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, बल्कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एक राय और सहमति जताने की, बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है ज्योति जी, यानी आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहे, ठीक हो, इसलिए सरकार ये करना चाहती है, किस तरह का हस्तक्षेप की तरह से ना देखा जाए। हमारे साथ स्वामी अवधेशाचार्य महाराज जी भी जुड़ चुके, गलता पीठाधीश्वर है। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी, आपसे समझना जरूर चाहेंगे, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है कि हस्तक्षेप सरकार का हो या नहीं हो, आप इसे कैसे देखते हैं? प्रबंध समिति का गठन करना, और माना यह जा रहा है कि अगर इस तरह से होगा तो और बेहतर तरीके से काम हो सकेंगे, क्या आप भी ये मानते हैं? देखिए, इस बारे में मैं दो तीन बातें स्पष्ट करना चाहता हूं जी। एक तो ये है कि जब रियासतें थी तब भी मठ मंदिरों की एक व्यवस्था, एक संप्रदाय और एक मत से संबंधित होती थी, और वो उसी के माध्यम से वो संचालित होती थी। राजा को भी कभी ये लगता था कि वहाँ, क्योंकि वहाँ एंडोमेंट्स थे, भोग राग के लिए बहुत सारी जागीरें लगाई जाती थी, कभी कोई अव्यवस्था दिखती थी तो वो मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में नहीं लेते थे, वो उस व्यवस्था को सुचारू करने की प्रक्रिया अपनाते थे। अब जब भारत स्वतंत्र हो चुका है और शासन धर्मनिरपेक्ष है, तो मंदिरों का अधिग्रहण मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है किसी भी प्रक्रिया से। दूसरा, उस समय भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में ज्ञापन भी दिए थे कि कोई सरकारी स्तर पर अधिग्रहण मंदिरों का न हो। और इसके अलावा अभी 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया और उसमें ये कहा कि जो है
मंदिरों का जो प्रबंधन अगर कहीं अव्यवस्थित होता है तो मैनेजमेंट उसकी व्यवस्था में सुधारने के लिए जो है वो करे साथ में, लेकिन उसका प्रबंधन अपने हाथ में ना ले। और अगर कहीं ऐसा लगता भी है तो करने के बाद वापस उस प्रबंधन को जो पहले से चला आता है उसको वो वापस सौंपे। और मैं जहाँ तक इस बात को समझता हूँ कि किसी भी मठ मंदिर में अगर उसके किसी प्रमुख के बिना वो मठ मंदिर है तो बिल्कुल ठीक ऐसा है जैसे फूल में कोई सुगंध ना हो, क्योंकि मंदिरों को स्थापित रखने में, उसकी प्रक्रिया को स्थापित रखने में, उसकी संप्रदाय और मत से उसकी पूजा पद्धति को स्थापित रखने में वो उस परंपरा के व्यक्ति का होना वहाँ बहुत आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ इस तरह से कोई यदि उसकी रचना की जाती है, जैसा अभी ज्योति जी बता रही थी कि प्रशासनिक स्तर पर वहाँ पर कोई प्रबंधन में कोई यदि कोई ऐसी स्थिति अव्यवस्था जैसी आ रही है तो उसमें सुधार के लिए सहयोग करने जैसा कोई विषय आता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है और वो सुधार जरूर होना चाहिए, लेकिन प्रबंधन में हस्तक्षेप बनाए बिना इस तरह से वो कुछ होना चाहिए ताकि और उसकी परंपरा से भी कोई छेड़छाड़ ना हो। ये इस तरह का कोई स्वरूप रहता है तो मैं समझता हूँ भारत में जो जिस तरह से लोग मंदिरों और मठों के साथ जुड़े हुए हैं, जिस भावना से जुड़े हुए हैं, वो जिस आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सरकारी स्तर पर एक तरह से यांत्रिक प्रक्रिया उसमें हो जाएगी, वो कोई आस्था का जो केंद्र जो मंदिरों को स्थापित रखने में, मठों को आगे बढ़ाने में जो एक भूमिका वहाँ के प्रमुख की रहती है फिर वो नहीं रहेगी। बिल्कुल। आज मेहंदीपुर बालाजी की आप बात करते हैं तो किशोरपुरी जी के रहते उस कार्यकाल में वो मंदिर इस स्वरूप को प्राप्त कर पाया। अब यही चीज आगे भी चलती रहे, मैं समझता हूँ इसके लिए सरकार को जरूर कोई नीति बना के इसको रखना चाहिए। ठीक है महाराज जी, आप ऐसा मानते हैं, लेकिन एक और बात है, जब ट्रस्ट होते हैं, बड़े मंदिर होते हैं, उसमें जो दान दिया जाता है, जो चढ़ावा आता है खास तौर से, कई बार उसे लेकर भी आरोप लगते हैं, कई बार उसे लेकर सवाल उठते हैं। क्या आपको लगता है कि जब ऐसी स्थितियां हो तो सरकार उसे देख ले, लेकिन इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि वापस जैसी प्रक्रिया चल रही है वैसे ही चलने दी जाए, लेकिन जब ऐसी स्थितियां आती है तो आपको नहीं लगता उस वक्त प्रबंध समिति गठन करके सरकार का हस्तक्षेप सही है? देखिए ऐसा है कि ये तो आरोप प्रत्यारोपों की बात तो देखिए हमेशा से होती है। क्या सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होते हैं? सब पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं और जहां पैसा होता है, जहां काजल की कोटड़ी होती है वहां कालिख लगती है। जो पैसा जहां आता जाता है वहां कुछ ना कुछ बातें तो होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई पूर्णता नहीं होती, कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, कोई ना कोई उसमें प्रक्रिया में, क्योंकि अकेला प्रबंधन देखता नहीं, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होते हैं और किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन ये माना जाए कि वो उसका जो प्रबंधन है वो इस बात को चाहता है तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए जरूर कुछ सोच होनी चाहिए। मैं देखता हूँ तमिलनाडु में ये हुआ है कि आज इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर जिनमें आदमी मंदिर तक पहुंचने में थक जाता है, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों की आज वहाँ पे इसीलिए अव्यवस्था हो रही क्योंकि वहाँ सरकारीकरण हुआ उनका। तो वो जब तक उसमें कोई उसकी आत्मा नहीं रहेगी तो वो शरीर व्यर्थ है। तो इसलिए ऐसा कोई चिंतन जरूर करना चाहिए कि उसको उस स्वरूप को कैसे स्थापित रखा जाए। जी जी, ठीक है महाराज जी, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी कि कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है, क्या फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा जी आपने भी सुना स्वामी अवधेशाचार्य महाराज जी ने क्या कहा इसे लेकर, ज्योति खंडेलवाल जी ने क्या कहा। ज्ञानदेव जी, इसमें आपका मत क्या है मेहंदीपुर बालाजी को लेकर, जिससे कहा जा रहा है कि प्रबंध समिति का गठन करने की यहाँ पर तैयारी सरकार कर रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? आपको लगता है इससे व्यवस्था मैनेजमेंट ठीक हो सकेगा? मैं सबसे पहले तो कहूँगा जी कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, कांग्रेस सरकार का यह निर्णय अगर होता है और हो रहा है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह भी सुप्रीम कोर्ट का पिछले महीने ही फैसला आया है, हमारा त्रावणकोर का, त्रिवेंद्रम का और पद्मनाभ मंदिर को जो केंद्र प्रांत सरकार का अधिग्रहण था उसको समाप्त करके और अलग से प्राइवेट प्रबंधन व्यवस्था की गई है। 44,000 मंदिर देश में साउथ में हैं और उत्तर भारत में भी हैं, उन पर सरकार का अधिग्रहण जो है, मैं ये नहीं कहता कौन व्यक्ति कैसा है, लेकिन चपरासी से लेकर IAS अफसर तक इस प्रबंधन में शामिल रहते हैं और पैसे की हिस्सेदारी में शामिल रहते हैं और गबन और घोटालों में शामिल रहते हैं। यह व्यवस्था जो मूल वहाँ के पुजारियों की है, अभी तो पुजारियों की व्यवस्था जो है उससे कहीं जनता असंतुष्ट नहीं है, जनता ने कोई शिकायत नहीं की है,
अभी कल ही स्वर्गीय कैलाशपुरी जी का देहांत हुआ है और अधिग्रहण करना इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। वहाँ की जनता की कोई मांग हो, जनता ने कोई शिकायत की हो, तब तो बात है। अभी अगर अधिग्रहण करना है तो अजमेर के चिश्ती मोइनुद्दीन का जो दरगाह है उसका करें, और अधिग्रहण करना है तो तबलीग के हमारे संचालित हमारे जो वक्फ बोर्ड की जमीन ये तबलीग चला रही है, तबलीग के लोग चला रहे हैं, नाम को कमेटियां हैं, नाम को कमेटियां हैं। इस जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं और उसका अधिग्रहण किया जाए। ठीक है, ये तो फिर कांग्रेस सरकार जब आती है ठीक है तो लाखों बीघा और चारागाह जमीन पर ठीक है, यानी आप कह रहे कि हिंदू को लेकर या मंदिरों को लेकर अधिग्रहण करने से अच्छा है। आपने जो उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, कुछ ज्योति जी कहना चाह रही हैं इस पर। ज्योति जी। श्वेता जी, मुझे तो ज्ञानदेव आहूजा जी से कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, क्योंकि वो बिना कुछ फैक्ट्स जाने, बिना कुछ सच्चाई जाने और केवल हर मामले को केवल एक धर्म के मंदिर पर कब्जा कैसे केंद्र सरकार, प्रांत सरकार इन मंदिरों को सूचित करे, राजस्थान सरकार अधिग्रहण न करे, ये मेरी मांग है। ठीक है, ठीक है, आप भी चाहते कि अधिग्रहण इसमें नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, तो ऐसे में ये अधिग्रहण होना गलत है, ये ज्ञानदेव जी कह रहे हैं। सौरभ राघवेंद्र महाराज जी में हमारे साथ जुड़ चुके धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है। सौरभ राघवेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं इसे लेकर, क्योंकि कोशिश यहां पर की जा रही है, चलिए ठीक है, लेकिन सरकार का अपना पक्ष यहां पर है, ट्रस्ट का अपना पक्ष यहां पर रहता है। आप कैसे मानते हैं? आपको लगता है कि मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा अगर प्रबंध समिति बनती है, उस पर निगरानी रख सकेगी और जिस तरह के सवाल या आरोप लगते हैं वो नहीं लगेंगे, या आपको लगता है कि इंडिविजुअल ट्रस्ट जैसे काम करता है वैसे करने देना चाहिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर? बिल्कुल, हमारा मानना तो यही है कि इस पे जो इस हिसाब से ये व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं ये गलत है। संत समाज इसकी निंदा करता है, और ये है कि वो अगर उन्होंने ट्रस्ट चला रहे हैं तो इतने दिनों से है ट्रस्ट, तो मेंबर चला रहे हैं, महाराज तो खुद तो चला नहीं रहे थे। महाराज की तो एक संरक्षक के रूप में महाराज उसमें थे, ट्रस्टी के रूप में थे, लेकिन जो 10 लोग 15 लोग उस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं वो मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि मैनेजमेंट जब संभाल रहा है व्यवस्थाएं, और सब जगह जितने भी बड़े मंदिर हैं, छोटे मंदिरों ट्रस्ट संभालते हैं, ज्यादातर बड़े मंदिरों में व्यवस्थाएं ट्रस्ट के अधीन ही होती है, सन्यासी लोग उनकी व्यवस्थाओं के अधीन रहते हैं। तो ये जो तरीका है ये गलत है। चाहे वो केंद्र सरकार भी पहले कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने भी एक रवैया अपनाया था कि जो बड़े मंदिर थे उन पे लगाम कसने की, कि साहब हम इस पे लगाम कसेंगे। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था मोदी जी ने, उस पे था लगाम। और अभी माननीय जो ज्ञानदेव आहूजा जी कह रहे थे कि साहब गहलोत सरकार ने चरागाह भूमि पे, तो मैं इनके मेमोरी में लाना चाहता हूँ कि जितनी भी चरागाह भूमि थी उन्होंने, इनकी सरकार जब पिछली सरकार थी वसुंधरा सरकार ने पूरी जेडीए को सुपुर्द कर दी। जयपुर ग्रामीण में, जयपुर शहर में जितनी भी चरागाह भूमियां थी। ठीक है, सौरभ राघवेंद्र जी, हम मंदिर को लेकर बात करें। और एक बात और अभी ज्ञानदेव आहूजा जी ने कही कि उनका कहना था कि जितनी वक्फ की जमीन है उसका अधिग्रहण करे, ना कि मंदिरों का। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, तो क्या आप उससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि ज्ञानदेव जी गलत है इसमें? नहीं, इस जगह ये जो कह रहे हैं कि अगर वास्तव में अधिग्रहण करना है तो आप उनको करो ना, जहां पे जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ऐसी इनकी पे कभी नजर नहीं जाती। लेकिन जैसे ही मंदिर का कहीं नाम आता है तो सरकारों की गिद्ध की तरह नजर पड़ती है। मंदिरों पे ऐसे लगता है कि सारा पैसा मंदिरों में आ गया, जबकि मंदिरों की व्यवस्थाएं चलाना, हमें पता है मंदिरों की व्यवस्थाएं कैसे चलाते हैं। आज उसकी व्यवस्थाएं चौकीदार से लेके पुजारी तक की तनख्वाह फिक्स रहती है। उनको कैसे तनख्वाह दी जाती है, कैसा खर्चा होता है, लोगों को ये लगता है बहुत पैसा आ रहा है मंदिरों में। ठीक है, ये लगता है और ये होता है, लेकिन उनका कहना है कि पारदर्शिता नहीं होती है, तो पारदर्शिता आए इसके लिए ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल। हाँ। देखिए, जैसे मैं बात करूं मेहंदीपुर बालाजी के ट्रस्ट की, जयपुर में एक इतना बड़ा ट्रस्ट मेहंदीपुर बालाजी, जितने मतलब सबसे ज्यादा पैसा खर्च उन्होंने धर्मार्थ सेवाओं में किया, कई भवन विद्यालयों में बनाए, कई बेटियों के विवाह किए। शायद मेरे हिसाब से पहला इतना बड़ा ट्रस्ट होगा जो सबसे ज्यादा मंदिर के क्षेत्र में, और उस पर अगर सरकार अपनी नजर लगाती है या अपना अधिग्रहण करती है तो वो गलत है। वहीं अगर अधिग्रहण करती है तो उस पे जो कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, मेरी एक विशेष मांग है, मैं कई दिनों से मांग कर रहा हूं, देवस्थान बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया जाता है वो पॉलिटिकल नहीं होके, आदमी राजनीति जीवन से जुड़ा हुआ नहीं होके संत समाज से बनाया जाए। ये मेरी मांग थी, मैं काफी दिनों से इसके लिए प्रयासरत हूं। मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे, राज्यपाल जी से भी मैं मिलकर आऊंगी 3 दिन पहले, क्योंकि मेरी ये विशेष मांग है कि आप देवस्थान बोर्ड का चेयरमैन तो बना देते हैं, मंदिरों के रखरखाव के लिए आप एक राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। हमारी ये मांग है कि संत समाज से उसका व्यक्ति जो चेयरमैन बने वो संत समाज से हो, ताकि मंदिरों की अगर निगरानी भी रखनी हो तो संत समाज से हो। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसे कोई ऑफिसर रखा जाता है तो उससे वो पारदर्शिता नहीं रह जाती अगर रखते भी तो सरकार की तरफ से, इसलिए आपको लगता है कि संत समाज से ही कोई व्यक्ति होना चाहिए। अब देशाचार्य महाराज जी, अभी आपने अपनी बात रखी महाराज जी,
कहा भी कि क्यों ये जरूरी है और अगर कुछ गड़बड़ी होती है मैनेजमेंट में तो उसे देखा जाए, लेकिन जिस तरह से ट्रस्ट संभालता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ट्रस्ट के ऊपर होती है। और एक जो तर्क दिया जा रहा है महाराज जी, वो ये कि पारदर्शिता नहीं होती है, और पारदर्शिता नहीं रहती इसलिए सवाल उठते हैं, इसलिए आरोप लगते हैं, और इसलिए ये जरूरी हो जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा होता है। पारदर्शिता यथासंभव हर एक कोई रखना चाहता है, बल्कि कई बार ये मैंने आपसे बताया कि जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं वहाँ बहुत सारी त्रुटियां होने की संभावना हमेशा रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार हो, कई बार हो जाता है ऐसा, लेकिन उसको ये माना जाए कि वो किसी गलत मंशा से वहाँ इसमें किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। पर कहीं कोई बहुत बड़ी बात है तो मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा कि अगर कोई ऐसा कुछ है वहाँ कोई बहुत बड़ी अव्यवस्था हो गई तो सरकार एक बार उसको सुधारने के लिए नॉन ऑफिशियल्स की एक एडवाइजरी बना करके और वहां पर एक सिस्टम को उसी सिस्टम के अधीन रखते हुए, उसी परंपरा के अधीन रखते हुए उसको सुधार सकती है। सरकार चाहे तो बाहर से भी कर सकती है। आज सरकार चाहती है तो कई चीजों को बाहर से वो ठीक करती है ना, किसी का भी स्वामित्व हो, किसी का भी कुछ भी हो। तो आज जैसे कोई बाढ़ आ जाती है, कुछ और हो जाता है, तो कोई सरकार अपने हाथ में लेकर के उसका सुधार थोड़ी करती है। उसका बाहर से लोगों का जो है सहयोग करती है, और वो जो जिसकी चीज है वो उसकी रहती है। उसी तरह से जो मंदिरों की एक परंपरा है, भारत में कोई भी मंदिर स्वतंत्र रूप से नहीं रहा है, उसकी एक संप्रदाय है, उसकी एक परंपरा है, और वो कस्टम ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। अगर उसको हम छिन्न भिन्न करते हैं तो फिर ये भारत की परंपराओं में फिर एक आघात लगता है। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में सरकार को बहुत संजीदा होकर के कोई निर्णय लेना चाहिए जो बहुत दूरगामी हो और हर तरह से अनुकूल हो। महाराज जी, और बहुत सालों से, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में बहुत लोगों की आस्था है, बहुत सालों से चल रहा है ये ट्रस्ट, और ये मदद भी करता है, सामाजिक सरोकार भी निभाता है। ऐसे में क्या, जैसा कि आपने कहा कि अगर कुछ ऐसा होता है तब, लेकिन अगर स्थितियां सब सामान्य है, सब कुछ सुचारू चल रहा है, तो फिर सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी को भी सालों से आपने देखा कि आपको लगता है कि वहां कर भी जो स्थितियां या जो सामाजिक सरोकार की बात होती है उसमें सबसे आगे रहा है और इस पर सरकार की जरूरत नहीं है, अगर पिछले कई सालों की बात कर ली जाए तो? नहीं, और मैं देखिए ऐसा, इस पे तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोई भी प्रबंधन कर दिया जाए उसकी पारदर्शिता की गारंटी कौन लेगा? और मैं ये समझ पाता हूं, देखिए ऐसा है कि किसी का घर होता है, उस घर की जो तकलीफ उसको होती है वो दूसरे आके बैठने वाले को नहीं होती। ये आप हमेशा याद रखिए, किसी को भी नहीं होती है। जिसका होता है वही उसका चिंता करता है, उसका दुख पालता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं चिंतन होना चाहिए। और ये चूंकि एक आस्थाओं के केंद्र हैं, आस्थाओं के विषय हैं, इसलिए इसमें मैं समझता हूँ सरकार बहुत, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, वो जो है बहुत हर विषय को बड़े गंभीरता से लेते हैं। तो ऐसा मैं समझता हूँ उनके चलते इसमें भी कोई अच्छा ही निर्णय होगा। ठीक है महाराज जी, अगर इसमें फैसला लिया जाता है तो भी कुछ अच्छा होगा, लेकिन सोच समझ कर ही लिया जाएगा। ज्ञानदेव आहूजा जी, अभी आपने कहा कि इन मंदिरों में ही ज्यादा नजरें रहती हैं, वक्फ की जमीन हो उसको अधिग्रहण करना तो किया जाए, लेकिन कोई तो वजह होगी जो ऐसा सरकार फैसला लेने की सोच रही है, अभी लिया नहीं गया, प्रबंध समिति गठन करने की बात कही जा रही है, इससे नुकसान क्या है? जी, ऐसा नहीं, ऐसा है कि पारदर्शिता सरकार में है नहीं। आप सुनिए, पारदर्शिता सरकार में है क्या? पारदर्शिता अब तक जो देवस्थान विभाग के अंतर्गत मंदिर अधिकृत है, भारत में 2 मंदिर हैं, 2 बड़े मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। जयपुर में जितने देवस्थान विभाग के अंतर्गत मंदिर हैं उनकी किसी भी व्यवस्था ठीक नहीं है, किसी मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं है। सारे मंदिरों की व्यवस्था, पुजारियों का पेमेंट तक नहीं हो पा रहा, पुजारियों को जो पूजा पाठ दिया जाए वो नहीं हो रहा पा रहा। तो ऐसी स्थिति में सरकार एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान, एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान, एक बहुत बड़ा हमारा धार्मिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र, उसको अगर अधिग्रहण करना चाहती है तो दुर्भाग्य है सरकार का। और इसका मैं एक शेर सुनाऊंगा। इस जुर्म को देखा है, इस जुर्म को देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो सदियों सजा पाएंगी और इस सरकार के अपने आप में जड़ें और चूल हिल जाएगी, ये मेरा कहना है। इसलिए सरकार ये गलती न करे। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब बहुत समझदार है, ये राजनीति नहीं है, ये आपका गुटबाजी की राजनीति नहीं है। ठीक है ज्योति जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। ज्योति जी, ये मंदिर है,
मंदिर को आप धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष सरकार कहते हैं, तो मंदिर को जिक्र न करें। ज्ञानदेव जी सुनिए। हाँ, ज्योति जी बोल रही है। हाँ ठीक है ज्योति जी। ज्ञानदेव आहूजा जी तो शायद ये मानते हैं कि जहाँ केवल संघ के लोग लग जाएं सिर्फ वहीं व्यवस्थाएं ठीक होती है, शायद वहीं पारदर्शिता रहती है। और उनका तो हमेशा धर्म को और राजनीति को मिलाने का एक नियम सा जो है वो बन गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अभी जो चर्चा हो रही है वो ये चर्चा नहीं हो रही है कि अधिग्रहण किया जाएगा। अभी ये बात हो रही है कि सबकी राय और सहमति जानी जाए कि आगे मंदिर की व्यवस्थाओं को देखिए। अभी बात कही हमारे आचार्य जी ने, अवधेशाचार्य जी ने, मैं उनकी शब्दों का सम्मान करते हुए इस बात को कहती हूँ कि उन्होंने भी यही कहा कि अगर कहीं व्यवस्थाएं बनाने के लिए, अगर सुदृढ़ करने के लिए अगर सरकार बाहर से भी व्यवस्था संभालती है या अपनी राय देती है, पारदर्शिता रखती है, सबकी सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये किसी भी व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। और सरकार इसी मंशा के साथ काम कर रही है और इसी मंशा को दिखाई देगा। बाकी आप राघवेंद्र महाराज एक लास्ट कमेंट। हाँ, मुसलमान करके कुछ भी करते हैं, केवल और केवल बांटने की। ये जो इस पे ट्रस्ट के ऊपर जो अधिग्रहण करने जा रहे हैं, मेरा मानना है अगर आप अधिग्रहित करते हैं उसमें आप एक कमेटी बनाइए विशेष। अगर बाहर से आप किसी व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, हमारी ये मांग है कि संत समाज से आप कमेटी बना के भेज दीजिए, उस पर टीम बना दीजिए संत समाज के 8-10 लोगों की, जो प्रबुद्ध जो लोग हैं जयपुर शहर के बड़े जो संत हैं, आप उनकी टीम बना के उस पर एक मॉनिटरिंग करवाइए। आपको जरूरी थोड़ी है कि सेंटर यहाँ से कमिश्नर नियुक्त करना है। भाई आपको जो भी प्रणाली नियुक्त करनी है आप उस पे इसमें अपनी टीम में एक विशेष हमारे को संत समाज के 5 लोग भेज दीजिए। लेकिन उस मंदिर का ट्रस्ट तो काम कर ही रहा है, ट्रस्ट अपनी जगह काम कर रहा है। प्रबंध कमेटी के लिए मेरी मानना ये है श्वेता जी कि आप गहलोत जी से हमारी विशेष है कि गहलोत माननीय मुख्यमंत्री सरकार से कि मुख्यमंत्री जी आप अगर उस पर मॉनिटरिंग लागू करना चाहते हैं करिए, लेकिन ऐसी करिए कि आप संत समाज से 5 लोगों को भेज के पहले उस पर आप ये तो देखिए वहां पे कोई गलती तो नहीं कर रहा ट्रस्ट, जो क्योंकि ट्रस्ट आज से तो बना नहीं, हजारों सालों से चल रहा है। तो ये तो यानी तो ट्रस्ट अपनी जगह कार्य करा। अगर ट्रस्ट में कोई कमी होगी तो हम 5-7 संत जाएंगे वहां पे, आपको लाके बताएंगे, फिर आप उस पर एक्शन लीजिए। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि प्रबंध कमेटी में भी संत समाज के लोगों को ही शामिल किया जाए। जी बिल्कुल, संतों का प्रतिनिधि मंडल भेजिए ना आप चेक करने के लिए, सरकार से आदेश दिलवाइए हमें, हम एक एक चीज देख के आएंगे। अगर वहां पे हमें कोई त्रुटि लगती है हम आपको लाके रिपोर्ट पेश करेंगे, हमें जो भी आपको जो उचित लगे आप उस पर निर्णय लीजिए। चलिए ठीक है सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया स्वामी अवधेशाचार्य महाराज जी, ज्ञानदेव आहूजा जी, ज्योति खंडेलवाल जी और सौरभ राघवेंद्र महाराज जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए हस्तक्षेप जरूरी है और ये स्थितियों पर निर्भर करता है। सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, लेकिन इस चर्चा में जो निकलकर सामने आया वो यही कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। बिल्कुल कहा जाता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन अक्सर पारदर्शिता नहीं हो पाती है। अगर कहीं कुछ कमी लगती है तो उसके लिए आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रबंध समिति बनाइए, लेकिन उन चीजों को दुरुस्त करने के बाद वापस जिस तरह से कार्य चल रहा था वैसे चलने देना ही बेहतर होगा। जबरदस्ती आप हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ऐसा माना जा रहा है, लेकिन देखना होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हर कोई चाहता है। और जब इस तरह के सवाल उठने लगे, आरोप लगने लगे, तब सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी हो जाता है। और शायद मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को लेकर यही सोचा जा रहा है। हालांकि तैयारी की जा रही है, अभी कोई तय नहीं है, अब आगे क्या होता है उसके लिए कुछ इंतजार करना भी जरूरी है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।